Assalamu alaikum students, I am your tutor Shamoon Bashir and I will teach you ECAT Mathematics of first year। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल इंडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन भी देखेंगे और इसके साथ साथ हम बाइनोमियल थ्योरम और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में सीखेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, उसके बाद हम बाइनोमियल थ्योरम को भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 8 का, वो हमारा टॉपिक होगा मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इंडक्शन की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली एक आप मशीन कह सकते हैं कि ये एक मशीन है, या मैथमेटिकल इंडक्शन एक रूल है। इस मशीन या इस रूल के ज़रिए से हम करते क्या हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर से रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या जो डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को चेक करने के लिए कि उस थ्योरम की या उस जो आपके पास पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, या वो थ्योरम जो है वो ट्रू है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका जो मेथड है मैथमेटिकल इंडक्शन का, हम क्या करते हैं कि जिस भी स्टेटमेंट को हमने चेक करना है कि वो स्टेटमेंट आइदर ट्रू और नॉट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर मैथमेटिकल इंडक्शन का जो रूल है वो अप्लाई करते हैं। अगर तो स्टूडेंट्स वो सेटिस्फाई करेगा उस स्टेटमेंट को, अगर वो रूल उस पे जो है वो सेटिस्फाई हो रहा होगा उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो स्टेटमेंट या थ्योरम जो है वो एक ट्रू थ्योरम है या ट्रू स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम मैथमेटिकल इंडक्शन के फाउंडर की बात करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो किस मैथमेटिशियन के ज़रिए से हमें पता चला, या किस मैथमेटिकल इंडक्शन किस मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिशियन का नाम, मतलब अगर एमसीक्यूज़ में मैथमेटिशियन के नाम से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन किसने डिस्कवर की, तो स्टूडेंट्स एक मैथमेटिशियन था फ्रांसिस्को मोरलिको। फ्रांसिस्को मोरलिको। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन के क्या पॉइंट्स हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जिसको हम 2 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जिस भी स्टेटमेंट या जिस भी थ्योरम को आपने चेक करना है कि वो ट्रू है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने उसको n=1 के लिए चेक करना है कि वो 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होती है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हमने देखना है कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसको हम Sn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेटमेंट विच इज़ इन टर्म्स ऑफ n, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n=1, कि अगर हम उस स्टेटमेंट में n=1 पुट करते हैं तो 1 के लिए जो वो स्टेटमेंट है ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट है कि S(k+1) इज ट्रू whenever S(k) इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स S(k) जो है उसके ट्रू होने के बाद जो है वो हमारे पास जो S(k+1) है वो भी क्या होना चाहिए, या स्टेटमेंट जो है वो S(k) के लिए अगर ट्रू है तो वो S(k+1) के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जिनको हमने 2 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखा है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है वो n=1 के लिए ट्रू होनी चाहिए।
और n इज इक्वल टू 1 के बाद स्टूडेंट्स हमारी जो स्टेटमेंट है वो अगर s ऑफ k के लिए अगर वो ट्रू है यानी k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी वो ट्रू होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया जो है वो थ्योरम या स्टेटमेंट मीट करती है यानी ये क्राइटेरिया, तो फिर जो है वो हमारा थ्योरम या हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो सकती है। तो स्टूडेंट्स जो हम 8.1 है मोस्टली क्या करते हैं कि जब हम क्लास में सिलेबस कवर कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम वो चैप्टर छोड़ देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को सीखेंगे। अगर पहले आपने नहीं भी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को किया तो अभी आपके लिए मौका है कि इस लेक्चर को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड एंट्री टेस्ट में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स MCQs किस तरह के आएंगे एक्सरसाइज में, तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में है, लेकिन इसमें से किस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं MCQs में, किस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक MCQs को या एक हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स अगर हम ऑड नंबर्स का सम देखें, सम ऑफ ऑड नंबर्स देखें, ऑड नंबर्स अगर हम देखें 1 3 5 7 प्लस अप टू सो ऑन, और ऑड नंबर्स को जनरली हम लिखते हैं 2n प्लस 1, ये उसकी nth टर्म है, इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो ये एक स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू होंगी ही। अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, ये जो स्टेटमेंट लिखी है या ये जो थ्योरम मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स का जो सम है, इनका जो सम है, जो ऑड नंबर्स का सम है वो n स्क्वायर के इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स आप इसमें से कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स लें, ऑड नंबर्स लें, उनका सम करें तो वो स्टूडेंट्स उनकी तादाद के स्क्वायर के इक्वल आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर हम पहले 4 नंबर लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको ऐड करें 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 ये स्टूडेंट्स आपके पास 9 और 9 प्लस 7 16, ये आपके पास बनेगा 16। अब इनकी अगर तादाद को देखा जाए, इनकी अगर तादाद को देखा जाए स्टूडेंट्स वो है 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरफ जो n है, यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी आप नंबर ऑफ टर्म्स को कंसेक्यूटिव, ये ज़रूरी है इसमें कि जो टर्म्स आपने लेनी है वो क्या होनी चाहिए, वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। तो जितनी आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम करते हैं आप उनकी तादाद को काउंट करें और उसका स्क्वायर करें तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अगर हमने देखा कि इन 4 नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास क्या आया है 16। अब इनकी तादाद अगर हम देखें 1 2 3 4, तो टोटल जो तादाद है हमारे इन नंबर्स की वो 4 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनका सम करें तो वो किसके इक्वल है, n स्क्वायर के। तो इसका स्टूडेंट्स अगर आप स्क्वायर करते हैं n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अब यहाँ पे देखें और अगर हम ये चीज़ देखें तो ये दोनों हमारे पास क्या है वो इक्वल आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स का जो सम है, n ऑड नंबर्स का जो सम है वो n स्क्वायर के इक्वल है। यानी अगर पहले 10 ऑड नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स उनका सम जो है वो उनकी तादाद के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी 10 स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड MCQs में पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसी एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ इस किस्म के क्वेश्चंस भी हैं, या हमें MCQs में ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। तो ये स्टेटमेंट या स्टूडेंट्स हमें ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि हमें बताएं कि हमारे पास जो n स्क्वायर प्लस n है, n स्क्वायर प्लस n है वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। कुछ इस तरह से भी
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहें, इस चीज़ को अगर हम वेरीफाई करना चाहें, n की जगह पे स्टूडेंट्स अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो 2 आता है विच इज़ डिविजिबल बाय 2। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि हमने n की जगह 1 पुट किया और 1 पुट करने से हमें जो है यहाँ से आंसर क्या मिला, 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2, और 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है। अगर n की जगह इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम कोई और नंबर पुट करते हैं, फॉर इंस्टेंस हम n की जगह 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये फिर हमारे पास बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हमारे पास आएगा 9 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट फिर हमारे पास जो है वो भी एक क्या है, वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। और MCQs में अगर इसके बारे में पूछा जाए कि n स्क्वायर प्लस n जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो स्टूडेंट्स अगर येस नो में आंसर है तो फिर आप जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, या किसी और क्वेश्चन के बारे में इस तरह पूछा जाता है तो फिर स्टूडेंट्स आपने उसको वेरीफाई करना है फ़ौरन से, और वेरीफाई करने के बाद आपने उसके आंसर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन n, तो इसका जो सम है, इनका जो सम है वो स्टूडेंट्स n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम पहले 4 नंबर्स को ही ले लें, तो पहले 4 नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, और 6 प्लस 4 ये हमारे पास आएगा 10 आया। और इसको अगर हम इस फार्मूला से वेरीफाई करते हैं, इस फार्मूला से वेरीफाई करते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम नंबर्स की तादाद देखें, नंबर्स की तादाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स 1 2 3 और 4, 4 नंबर्स हैं हमारे पास, तो इसमें हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 4 इंटू 4 प्लस 1 ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस 2 को हम इस 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो कि ट्रू होंगे ही। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फिर देखा कि हमारे पास जो n नेचुरल नंबर्स हैं, n नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 के इक्वल है। तो ये कुछ बातें आपने जो है वो अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर इससे एक और स्टेप अगर हम आगे जाते हैं तो नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो एक्सटेंडेड प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एक्सटेंडेड प्रिंसिपल of mathematical induction। एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, एक्सटेंडेड प्रिंसिपल में क्या है कि हमारे पास थोड़े से इससे डिफरेंट क्वेश्चन हैं और थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट रूल है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है जिसको हमने एस ऑफ एन से रिप्रेजेंट किया है, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम जो है वो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, स्टेटमेंट का मैथमेटिकल इंडक्शन में जो हमने देखा कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए उसका ट्रू होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो n इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 2, तो यानी 2 से स्टार्ट करके ऑनवर्ड किसी भी नंबर के लिए जो है वो ट्रू होना ज़रूरी है।
तो ये है। और इसमें स्टूडेंट्स जो दूसरा और तीसरा पॉइंट जो हमने कंबाइन करके इसमें भी बनाया है वो वही है कि आपके पास s ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू whenever s of k is true। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है कि s ऑफ n इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और दूसरा पॉइंट इसमें कि s ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू whenever s ऑफ k इज ट्रू, यानी s ऑफ k अगर हमारे पास k के लिए अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी वो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू ही होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल देखें और उसको हम एज अ MCQs भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास जो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है n की किस कंडीशन के लिए, यानी n पे क्या कंडीशन होगी कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। तो अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने स्टार्ट किस से करना है। जो एक्सटेंडेड मैथमेटिकल प्रिंसिपल है उसमें देखेंगे तो हमने 2 या उससे जो बड़े नंबर्स हैं उन नंबर्स को इसमें उनके लिए वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम n की जगह 2 पुट करते हैं, n इज़ इक्वल्स टू 2, तो ये हमारे पास बनेगा 2 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1। 2 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2 ग्रेटर देन 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 बनेगा, 4 माइनस 1, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 2 जो है वो 3 से ग्रेटर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, n इज़ इक्वल्स टू 3 लेते हैं। n इक्वल्स टू 3 के लिए अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ हम पुट करेंगे 3 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर 3 माइनस 1। 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1 6 है, ग्रेटर देन 2 की पावर 3 हमारे पास आएगा 8, और 8 माइनस 1 6 इज़ ग्रेटर देन 7। अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट अभी भी फॉल्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम n इज़ इक्वल्स टू 4 के लिए देखते हैं इसको। फॉर n इज़ इक्वल्स टू 4, तो 4 के लिए इसको चेक करते हैं। तो 4 यहाँ पे पुट करते हैं, ये हमारे पास बनेगा 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर 4 माइनस 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब है स्टूडेंट्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 3 टाइम्स 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आएगा। तो ये हमारे पास आया 24 ग्रेटर देन 2 की पावर 4 16 माइनस 1, 24 इज़ ग्रेटर देन 15 विच इज़ ट्रू। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ज़रूरी नहीं कि वो 2 के लिए स्टूडेंट्स कि 2 के लिए ट्रू होना चाहिए, 2 के लिए हो सकता है और 2 से यहाँ 2 से ग्रेटर के लिए जो है वो ट्रू हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो MCQs है वो किस तरह से पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट्स आप बताएं कि ये जो स्टेटमेंट है वो n की किस वैल्यू के लिए जो है ट्रू होती है, या इस पे n पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो n है, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम एक और MCQs डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन n स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी तरह से हमें कंडीशन पूछी जा सकती है कि n की किस वैल्यू के लिए जो है वो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ 2 से स्टार्ट करेंगे पुट करना, और ऑनवर्ड जिस वैल्यू पे ये ट्रू होगा
उससे ऑनवर्ड के लिए जो है वो हम लिखेंगे कि n इज़ ग्रेटर दैन दैट पर्टिकुलर, ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो है वो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर भी इस से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ हो और किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लाजमी पूछेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम वर्ड बाइनोमियल की बात करते हैं तो बाइनोमियल को सबसे पहले अगर हम समझें तो बाइनोमियल में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो बाय है, बाय का मतलब जो है वो 2 होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारे पास है नोमियल। तो नोमियल का जो मतलब है, नोमियल का मतलब जो है वो टर्म्स है। तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास मोनोमियल वर्ड होगा, जो मोनोमियल है, मोनोमियल का मतलब एक है, और स्टूडेंट्स बाइनोमियल अगर आ गया है तो बाइनोमियल का मतलब है कि हमारे पास जो है वो 2 टर्म्स है, और उन 2 टर्म से रिलेटेड जो है वो हमारे पास जो थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, उसको अगर हम लिखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम कुछ इस तरह से है, x + y रेज़ टू द पावर n। n हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये स्टूडेंट्स अगर हमारे पास x + y रेज़ टू द पावर n है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है। पहले अगर हम इस थ्योरम को एक्सपैंड करने से पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ कि a + b का जो स्क्वायर है वो हमारे पास है a² + 2ab + b²। और इसी तरह से अगर हम a + b क्यूब का फॉर्मूला देखें तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमारे पास है a³ + 3a² + 3ab² + b³ तो ये हमारे पास हमने फार्मूलाज पढ़े हैं। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने, इसी तरह से a + b³ का। अब स्टूडेंट्स अगर हमें कोई बड़ी पावर आ जाती है एक्सपैंड करने के लिए, मतलब 4 आ गई पावर, या इसमें हमारे पास 5 पावर आ गई, या 6 पावर आ गई, 7 पावर आ गई, या अप टू सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर अगर हमारे पास कोई बड़ी पावर आ जाती है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स 2 पावर या 3 पावर की हद तक तो हमें याद था कि अगर स्क्वायर है तो हम उसको एक्सपैंड किस तरह से करते हैं, ये फार्मूला भी हमें पता है, और अगर क्यूब है ये फार्मूला भी अगर हमें पता है। लेकिन अगर इफ़ वी आर गिवन 4 और मोर पावर तो फिर हम क्या करेंगे? तो बेसिकली जो बाइनोमियल हमारे पास थ्योरम है वो इसी चीज़ की एक्सपेंशन के लिए हमारे पास है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी पावर आ जाती है तो स्टूडेंट्स उसको हम किस तरह से एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हैं NC0। इसकी जो टर्म्स है उनको हम कम्बिनेशंस के साथ लिखेंगे। तो NC0 चैप्टर नंबर 7 में हम कम्बिनेशन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो NC0 सबसे पहले हम जो भी यहाँ पे पावर होगी वो यहाँ पे लिखेंगे और साथ में C और 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर जो पहली टर्म है इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 2 टर्म्स हैं उनमें जो फर्स्ट टर्म है यानी जो x है उसकी पावर n होगी, यही मैक्सिमम पावर, और जो y की टर्म है उसकी जो पावर है वो हमने 0 से स्टार्ट करनी है। तो अगली टर्म्स बनाना बहुत ही आसान है। जिन स्टूडेंट्स को पहली टर्म की समझ आएगी उनके लिए नेक्स्ट टर्म्स को बनाना बहुत ही आसान है। अब इसमें अगली टर्म की अगर हम बात करें तो पहले स्टूडेंट्स हमने NC0 से स्टार्ट किया, NC0 के बाद हम NC1 पे आएंगे, यानी यहाँ पे जो नंबर है इसको एक एक करके हम जो है वो बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हमारे पास आएगा NC1। अब x की पावर स्टूडेंट्स हमने मैक्सिमम नंबर से स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अगर 5 है तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसकी जो कॉन्टीन्यूस है यानी कंसेक्यूटिव जो है वो टर्म्स जब हम लिखते जाएंगे तो पावर एक एक उसमें हम क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। यानी अब हमने x की पावर जो है वो एक कम करनी है और जो y है हमारे पास इसकी पावर हमने बढ़ानी है,
तो यानी y की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी 1। यहाँ पे हमारे पास थी nc 0 था, nc 1 बना, फिर नेक्स्ट टर्म x की पावर n, उसमें से हम एक कम करके लिखेंगे, और y की पावर 0 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक पावर बढ़ा देंगे। अब इसी चीज़ को, इसी पैटर्न को हम आगे लेते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स nc हमारे पास यहाँ पे आएगा 2, nc 2 आएगा। तो यहाँ पे देखें अगर हम nc 1 है तो फिर नेक्स्ट टर्म nc 2 आएगी। फिर यहाँ पे हम x की एक और पावर कम कर देंगे, एक और पावर कम करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये n-2 बनेगा, और y की हम एक और पावर बढ़ा देंगे, तो बढ़ाने पर हमारे पास ये बनेगा y² प्लस, इसी तरह से अगर हम इससे अगली टर्म लिखना चाहे वो भी हम लिख सकते हैं, विच इज़ nc3, और x की पावर स्टूडेंट्स हम एक और कम कर देंगे और y की पावर हम एक और बढ़ा देंगे, और ये इसी सिलसिला इसी तरह। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम आखिरी टर्म यहाँ पे लिखना चाहें तो आखिरी टर्म जो है वो प्लस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसकी लास्ट टर्म लिखेंगे, तो लास्ट टर्म यहाँ पे अगर हम देखें तो nc3, और ये चलते चलते स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा ncn, और x की पावर स्टूडेंट्स कम होते होते है जो है वो 0 हो जाएगी, और इसी तरह से जो y है, y की पावर जो है वो ज़्यादा होते होते क्या हो जाएगी, वो n पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम है ये हमने उसको जो है वो एक्सपैंड करके लिखा। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसी को, हमने जो बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड किया है, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चीज़ से हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको अगर हम वेरीफाई करते हैं, यानी हमारे पास जो a प्लस बी का स्क्वायर है, जो रूटीन में हम ये फार्मूला पढ़ते हैं, इसको अगर हम बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए से एक्सपैंड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। n की पावर हमारे पास 2 है, ये हमारे पास जो x है a, और ये हमारे पास y है, तो हम लिखेंगे 2c0। जो पहला नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर से हम स्टार्ट करेंगे, और जो सेकंड नंबर है उसकी हम पावर लिखेंगे 0, प्लस 2c1, फिर a की पावर हम एक कम कर देंगे, तो इसमें से अगर हम एक कम करें तो 1, और इसकी पावर एक बढ़ा देंगे, प्लस 2c1 के बाद स्टूडेंट्स हमारा 2c2, फिर a की पावर हम एक और कम कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और b की पावर हम बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी 2। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हम अपनी लास्ट टर्म को अगर हम देखें तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो ncn बनती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 2c2 मतलब जब सेम नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो वही हमारी क्या होगी, आखिरी टर्म। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो 2c0 है, चैप्टर नंबर 7 में भी हमने देखा कि हमारे पास जो nc स्टूडेंट्स जो 0 है, nc0 जो है वो 1 के इक्वल है, इसी तरह से ncn जो है ये भी 1 के इक्वल होता है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो a प्लस बी का जो स्क्वायर है, इसमें अगर हम देखें तो 2c0 जो है ये 1 बन गया, 2 की पावर 0 हमारे पास ये 1 बना, इसी तरह से b की पावर 0 1 बना, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ a² बचेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स 2c1 जो है, 2c1 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, यानी यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स nc1 की बात करते हैं तो वो हमारे पास n के इक्वल होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो 2c1 जो है वो 2 के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास आया ab, प्लस 2c2 जो है वो 1 के इक्वल है, a की पावर 0 भी 1 के इक्वल है, बाकी हमारे पास बचा b²। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास जो a प्लस बी का स्क्वायर है, इसको बेसिकली हमने बाइनोमियल थ्योरम से ही एक्सपैंड किया हुआ है। तो ये तो स्टूडेंट्स था कि हम किस तरह से बाइनोमियल जो थ्योरम है उसको यूज़ करते हैं। अगर हम a प्लस बी का जो क्यूब है इस पे भी अगर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ इसी तरह से बनेगा। अब इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि हमने ये जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास ये जो nc0 है या nc1 है या nc2 है, इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो nc0 है इसको हम n कम्बिनेशन 0 इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं। साथ में हमारे पास x की पावर n, y की पावर 0 प्लस nc1, x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1 प्लस
NC2, x की पावर हम एक और कम करेंगे, y की पावर बढ़ा देंगे, प्लस अप टू सो ऑन n कम्बिनेशन n, और इसी तरह से x की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 0 बनेगी, और y की पावर हमारे पास क्या बनेगी, n। ये तरीका है। इसी तरह से इसको लिखने का एक और भी इम्पॉर्टेंट तरीका है। वो क्या तरीकाकार है स्टूडेंट्स हमारे पास, कि हमारे पास जो x प्लस y की पावर n है, इन टर्म्स को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें कि जो n कम्बिनेशन 0 है उसका आंसर हमारे पास 1 है, यानी ये चीज़ हमारे पास बनेगी 1। y की पावर 0 हमारे पास 1, तो सिंपली हमारे पास क्या आएगा, x की पावर n प्लस n कम्बिनेशन 1। यहाँ पे अगर हम देखें तो n का 1 के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो n के इक्वल ही है, यानी हमारे पास ये जो नेक्स्ट टर्म है ये हमारे पास आएगी n, इसके साथ हमारे पास x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1 हमारे पास आएगी 1। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो n कॉम्बिनेशन 2 है, इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपैंड करने से ये हमारे पास बनेगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा x की पावर n माइनस 2 और y की पावर 2 प्लस। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम चलते जाते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। लास्ट टर्म स्टूडेंट्स अगर हम NCN देखें तो NCN भी हमारे पास 1 है, x की पावर 0 भी 1 है, तो हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो y की पावर n बनेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर आप इसको और आसान अल्फाज में याद रखना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास लिखी है x की पावर n, तो हम क्या करेंगे, अगली टर्म जो है वो पावर्स की फॉर्म में, पावर्स को समझने के लिए कि अगली यहाँ पे जो टर्म होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इस पावर को हम नीचे उतारेंगे, अगली टर्म के लिए इस पावर को हम नीचे उतारेंगे और इसमें से फिर हम ऊपर एक कम करेंगे। पावर नीचे आई और पावर में से एक कम किया, और साथ में यहाँ पे हमारे पास y की पावर 0 था, यहाँ y की पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस पावर को तो लिखना ही है हमने, साथ में जो पावर है उसको हम नीचे उतारेंगे, उसको नीचे उतारा, और स्टूडेंट्स x की पावर हमने एक और कम कर देनी है यहाँ पे, और y की पावर हमने बढ़ा देनी है। अब अगर इससे अगली टर्म भी लिखना है तो स्टूडेंट्स हमने ये दो टर्म्स तो साथ में लिख, और इसके नीचे 2 फैक्टोरियल भी आएगा। अब नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम ये पहले दो नंबर्स तो हम लिखेंगे ही n इंटू n माइनस 1। अब यहाँ जो पावर है इसको हम फिर से नीचे उतारेंगे और इसके नीचे हम 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो x है उसकी हम एक और पावर कम कर देंगे, और जो y इसके साथ है उसकी पावर बढ़ा देंगे, अप टू सोन इसी तरह से चलता जाएगा, और आखिर पे जो हमारी टर्म है, आखिर पे हमारी टर्म y की पावर n आएगी। तो इस फॉर्म में याद रखिएगा कि हमारे पास MCQs में अगर बाइनोमियल के डिफरेंट शेप्स के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अगर तो ये ऑप्शन होगी, हम 4 ऑप्शंस में से अगर हमें ये वाली सिर्फ ऑप्शन नज़र आ रही होगी हम इसको जो है वो चूज़ करेंगे। अगर इस तरह का आंसर आ जाता है तो उसको चूज़ करेंगे, और अगर इस तरह का आ जाता है तो हम याद रखेंगे कि ये भी बाइनोमियल को ही हमने, बाइनोमियल थ्योरम को ही सिंप्लीफाई करके हमने रखा है। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो MCQs के हवाले से भी बहुत ही अहम है, उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें आसान अल्फाज में, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करें तो वो 2 है, a प्लस b की पावर 2। तो स्टूडेंट्स जब हमने इसको एक्सपैंड किया, यहाँ पे भी जब हमने बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई किया था, तो अप्लाई करने पे जब हमने सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिखा, इसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यानी इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स है। पावर कितनी हमारे पास है, 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। अब नीचे वाले अगर हम फॉर्मूले में देखें जो a प्लस बी का क्यूब है, इसमें अगर हम पावर को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पावर कितनी है, 3 है। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखें 1, 2,
3 और 4 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास है, इंडेक्स से एक ज़्यादा है। तो याद रखेंगे हम स्टूडेंट्स के जब भी हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम को जब भी हम एक्सपैंड करेंगे, जब हम उसको ओपन करेंगे, जब हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इंडेक्स से हमेशा क्या होगी, एक ज़्यादा होगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स in the number of terms in the expansion of x plus y raised to the power n is 1 greater than the index, that is n plus 1। यानी हमारे पास बाइनोमियल जो थ्योरम है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो पावर है, पावर हमारे पास कितनी है, n। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, उस n से एक ज़्यादा। यानी पावर अगर हमारे पास 2 है, यानी अगर हमें MCQs में पूछा जाता है कि हमारे पास जो बाइनोमियल है x प्लस वाई रेज टू द पावर 98 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, जो भी इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा। यानी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, वो 99 होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम है, जब हम उसको एक्सपैंड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमेशा उससे क्या होगी, वो एक ज़्यादा होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो नेक्स्ट अगर हम कुछ बातों को डिस्कस करते हैं यहीं पे, अगर यहाँ पे अगर हम पहली टर्म को देखें, पहली टर्म को अगर हम देखें तो उसकी पावर स्टूडेंट्स इंडेक्स से स्टार्ट होगी, इंडेक्स यानी n से जो मैक्सिमम उसकी पावर होगी वहाँ से स्टार्ट होगी, और करते 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 वो क्या होगी, डिक्रीज होते 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 ज़ीरो हो जाएगी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम दूसरी टर्म की बात करते हैं तो दूसरी टर्म की स्टूडेंट्स जो पावर है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी और ये बढ़ते बढ़ते 0 हुई, फिर 1, फिर 2, और इसी तरह से ये इंक्रीज़ होते होते जो है वो n होगी। तो इन दो बातों को भी याद रखिएगा कि जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें जो दो टर्म्स हैं, उसमें जो पहली टर्म है वो उसकी पावर जो है जब एक्सपेंशन में देखेंगे इंडेक्स से स्टार्ट होगी और इसी तरह से वो कम होते होते 0 हो जाएगी, और जो दूसरी टर्म है उसकी पावर जो है वो 0 से स्टार्ट होकर बढ़ते बढ़ते इंडेक्स बन जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास इन पावर्स के अगर हम सम की बात करते हैं, इन दोनों टर्म्स को स्टूडेंट्स अगर हम देखें, इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास n और 0, इनको अगर हम ऐड करें तो n प्लस 0 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, n आएगा। इसी तरह से अगली दोनों टर्म्स अगर हम देखें, अगली दोनों टर्म्स की पावर्स को अगर हम ऐड करते हैं यानी n माइनस 1 प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास n आएगा। फिर नेक्स्ट टू टर्म्स को अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट टू टर्म्स को अगर हम देखें तो n माइनस 2 प्लस 2, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, n ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि बाइनोमियल थ्योरम में जितनी भी टर्म्स है उन टर्म्स की पावर्स को अगर हम ऐड करते हैं, सम ऑफ द पावर्स इन ईच टर्म, हर एक टर्म में जो पावर्स का सम है वो किसके इक्वल आएगा, वो इंडेक्स के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे सम ऑफ पावर्स, the sum of powers of each term of x plus y raised to the power n, के इसकी एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म्स है उनकी पावर्स का जो सम है of x plus y raised to the power n is equal to the index which is n।
जो कि n के इक्वल है। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नंबर 3 पॉइंट अगर देखें तो नंबर 3 पे है कि हमारे पास ये जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल के हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट्स NC0 है या NC1 है या जो NC2 है, NC3 अप टू सोन NCN है, ये जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। यानी हमारे पास जो NC0 है, NC0, NC1, NC2, NC3 up to so on NCN are called binomial coefficients। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नंबर 4 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम जनरल टर्म की बात करते हैं, जनरल टर्म की स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें, जनरल टर्म के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो उसको हम TR+1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास इक्वल है NCR x की पावर n-r और y की पावर r। अब n स्टूडेंट्स x और y क्या है, वही हमारे पास बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसमें जो हमने हमारे पास पहली टर्म है वो x है और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है वो y है। तो ये स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला की हेल्प से हम बाइनोमियल की जो है वो कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स नंबर 5 पे हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस थ्योरम में यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म्स हैं, ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको स्टूडेंट्स अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, सम की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा r इज इक्वल टू 0 टू n। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास NCR और इसी तरह से x की पावर n-r और y की पावर r। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है कि हमारे पास ये जो एक्सपैंड किया हुआ सम है, इस सम को हमने क्या किया है वो एक समेशन की फॉर्म में, एक फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया है। यानी इन सारी टर्म्स को हम इस फार्मूले से जनरेट कर सकते हैं कि समेशन का मतलब है कि सम ऑफ द टर्म्स, और उसमें r अगर हम देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है और n पे ख़त्म होगा। अगर हम स्टूडेंट्स पहली टर्म बनाना चाहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n, और r की जगह हम क्या पुट करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करना है हमने 0 से, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो x की पावर n-0 तो वो x की पावर n बन जाएगा और y की पावर 0 तो ये टर्म बन जाएगी। अब इसमें अगर हम दूसरी टर्म देखें तो r की जगह हम क्या पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, NC1 x की पावर n-1 चूँकि हम r1 पुट कर रहे हैं और y की पावर 1। तो ये बेसिकली हमने अपनी इसी एक्सपेंशन को एक फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया है कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR x की पावर n-r और y की पावर r। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बाइनोमियल से रिलेटेड ही कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बाइनोमियल थ्योरम से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को, कुछ ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हम फिर से हमारे पास जो बाइनोमियल है उसको हम एक दफ़ा फिर से एक्सपैंड करते हैं। यानी हमारे पास जो x प्लस वाई रेज टू द पावर n है, x प्लस वाई रेज टू द पावर n हमारे पास किसके इक्वल है, NC0 x की पावर n और y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 प्लस NC हमारे पास आएगा 2 x की पावर n-2 y की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n-3 y की पावर हम एक और यहाँ पे स्टूडेंट्स इंक्रीज कर देंगे, NC4 x की पावर हम एक और कम कर देंगे n-4, y की पावर हम बढ़ा देंगे प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो बनेगी NCN x की पावर कम होते होते 0 और y की पावर बढ़ते बढ़ते जो है वो n हो जाएगी।
अब इसमें स्टूडेंट्स जो बताने का मकसद है यहाँ पे, जो दोबारा से इसको हमने एक्सपैंड किया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसमें हम जो टर्म्स है, टर्म्स की पोजीशन के लिहाज से अगर हम देखें कि इवन पोजीशन पे कौन सी टर्म्स हैं और ऑड पोजीशंस पे कौन सी टर्म्स है, इसी चीज़ को फिर लेते हुए हम इसकी जो अगली दो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास इसी की जो है वो सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड, और इस तरह से ये हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम देखें फोर्थ टर्म, और ये हमारे पास फिफ्थ टर्म है, और इसी तरह से चलते जाएं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो इसकी nth टर्म है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इन पोजीशंस की बात करें कि ऑड पोजीशन पे कौन सी टर्म्स है और इवन पोजीशन पे कौन सी टर्म्स है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑड पोजीशन पे टर्म्स हैं, ऑड पोजीशन पे जो टर्म्स है, अगर हम पहली टर्म को देखें ये हमारे पास ऑड पोजीशन पे है, इसी तरह से थर्ड वाली टर्म ऑड पोजीशन पे है, फिफ्थ वाली, फिर सेवन्थ वाली, और इसी तरह से अप टू सो ऑन। और इसी तरह से जो इवन पोजीशन पे टर्म्स हैं ये हमारे पास इवन पोजीशन पे टर्म है, और इसी तरह से ये इवन पे है, इसी तरह सिक्स पोजीशन पे, फिर एट्थ पोजीशन पे जो आएगी ये जो टर्म्स हैं ये इवन पोजीशन पे हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इन इवन पोजीशन पे और ऑड पोजीशन पे जो टर्म है इसके हवाले से हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहली जो हम बात है यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो x की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम x की पावर x प्लस वाई की पावर n, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो x माइनस वाई की पावर n है, इनका स्टूडेंट्स अगर हम सम की बात करते हैं x प्लस वाई रेज टू द पावर n प्लस x माइनस वाई रेज टू द पावर n, अगर हम इनकी एक्सपेंशन करें और फिर स्टूडेंट्स इनको अगर हम ऐड करें तो ऐड करके स्टूडेंट्स हमें जो है वो इनको एक्सपैंड करके लंबा चौड़ा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इनका सम करें तो इसका जो सम है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड पोजीशन। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑड पोजीशन पे हमारे पास कौन सी टर्म्स हैं, ऑड पोजीशंस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑड पोजीशन पे नंबर्स हैं, ऑड पोजीशन पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑड पोजीशन पे है, इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑड पोजीशन पे टर्म है, इसी तरह से ये हमारे पास ऑड पोजीशन पे टर्म्स है। तो यानी इसको हम अगर इन टर्म्स की फॉर्म में लिखें तो टर्म्स की फॉर्म में फिर ये हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो NC0 जो कि स्टूडेंट्स 1 के इक्वल है, x की पावर n y की पावर 0 प्लस नेक्स्ट टर्म इसमें हमारे पास बनेगी NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस नेक्स्ट टर्म अगर हम लिखना चाहें स्टूडेंट्स ऑड पोजीशन वाली तो ये हमारे पास बनेगी NC4 x की पावर n माइनस 4 और y की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि x प्लस वाई की पावर n और इसी तरह से x माइनस वाई की पावर n, इनका अगर हम सम करते हैं तो सम किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड पोजीशंस। अब इसी तरह से नंबर 2 पे स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर पे अगर हम इसी का यानी x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n, इनको स्टूडेंट्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2 टाइम्स सम ऑफ द टर्म्स एट, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, ऑड पोजीशन, तो फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा इवन पोजीशन। अब इवन पोजीशन वाली टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम टर्म्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स, अब स्टूडेंट्स इवन पोजीशन पे जो टर्म्स है NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1
प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो इवन पोजीशन पे है वो है NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अगर हम इन दोनों एक्सपेंशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास सम जो है वो 2 टाइम्स ऑड पोजीशन वाली टर्म्स के इक्वल आएगा, और अगर स्टूडेंट्स हम इनको माइनस करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास सम जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो सम ऑफ 2 टाइम्स सम ऑफ द टर्म्स एट इवन पोजीशन आएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बहुत ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अगर इसमें हमारे पास n जो है ऑड है, इफ n इज ऑड, अगर n हमारे पास ऑड है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो बात है वो नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड है कि अगर n ऑड है देन द नंबर ऑफ टर्म्स in x plus y raised to the power n plus x minus y raised to the power n and इसमें और इसमें x plus y raised to the power n minus x minus y raised to the power n is n plus 1 over 2। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास n अगर ऑड होगा, n अगर ऑड है यानी पावर हमारे पास ऑड है, तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस वाई रेस टू द पावर n प्लस x माइनस वाई रेस टू द पावर n इसमें, और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं इनमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल होंगी, n प्लस 1 ओवर 2 के इक्वल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 अगर हम देखें तो ये तो था स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास n ऑड है, अब n अगर इवन आ गया तो इवन के केस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें क्या होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास n इवन है, इफ n इज even, then the number of terms in x plus y raised to the power n plus x minus y raised to the power n are n plus 2 over 2। यानी हमारे पास अगर n इवन है तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनका सम है यानी x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n, इनका जो सम है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो होंगी n प्लस 2 ओवर 2। एंड तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास इवन है, तो हमारे पास इसमें हमारे पास जो टर्म्स है वो n प्लस 2 ओवर 2 होंगी। एंड इन x प्लस वाई की पावर n प्लस माइनस x माइनस वाई की पावर n आर n ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ये माइनस में है तो इसमें फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे पास बनेगी n ओवर 2। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। हम जनरल टर्म को अब लेकर चलते हैं और उससे रिलेटेड हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें और एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म जिसका हमने थोड़ी देर पहले भी जिसको हमने डिस्कस किया कि जनरल टर्म का जो हमारे पास फॉर्मूला है TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r।
अब ये फार्मूला स्टूडेंट्स एक ऐसा फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप जो बाइनोमियल थ्योरम है उसकी जो टर्म्स हैं उन टर्म्स में से ये जो टी है वो टर्म को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी टर्म आप जो है वो इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कोई बाइनोमियल स्टूडेंट्स गिवन है, उस बाइनोमियल की हमें कोई ऐसी टर्म बताएं जिसमें x की पावर 3 आता हो, या कोई ऐसी टर्म बताएं जिसमें जो है वो विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x ही ना आता हो। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। या हमें कोई भी स्टूडेंट्स 5th टर्म या 6th टर्म या 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है किसी क्वेश्चन में, तो फिर हम इस फार्मूला को यूज़ करके जो है वो बताएंगे कि हमारे पास वो टर्म क्या आती है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से अब हमारे पास अगर x प्लस वाई की पावर 4 आ गया, x प्लस वाई की पावर 4 है, और इसमें हमें अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें स्टूडेंट्स वो टर्म बताएं जिसमें हमारे पास x की पावर जो है वो क्यूब आता है या x की पावर 3 आती हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे और इसमें हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करके स्टूडेंट्स फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो पहली टर्म हमारे पास x ही है, दूसरी टर्म y है, n की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 4 है। तो r के बारे में हमें नहीं पता, तो इसमें हम फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा टी आर प्लस 1 इज इक्वस टू n हमारे पास 4 है, 4c r x की पावर 4 माइनस r और y की पावर हमारे पास क्या बनेगी, y की पावर r। अब क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा है कि हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें x की पावर 3 आती हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमें चाहिए कि इस x के जो ऊपर पावर है, ऊपर जो पावर है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो 3 के इक्वल होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके जो ऊपर पावर होगी, इसके जो ऊपर पावर है उसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड पावर होगी। तो हमारी रिक्वायर्ड पावर क्या है, 3 है, तो हमने 4 माइनस r को किसके इक्वल पुट कर दिया, 3 के इक्वल। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें r की वैल्यू का पता चल जाएगा। r को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू r, तो 1 इज इक्वल टू r, यानी r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 4c1 x की पावर 4 माइनस 1, तो वो हमारे पास 3 आएगा, और y की पावर हमारे पास क्या बनेगा, 3। तो ये स्टूडेंट्स फिर वो टर्म आ गई जिसमें हमारे पास जो है वो x की पावर क्या आ रही है, 3। अगर टर्म का नंबर देखना चाहें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम r की जगह 1 पुट करें, r की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये बनेगा 1 + 1 2। तो सेकंड टर्म हमारे पास, इसकी जो सेकंड टर्म है उसमें हमारे पास जो है वो x की पावर 3 आती। अब यही MCQs हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स कुछ इस शक्ल में भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास इसमें वो टर्म बताएं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, इसमें वो टर्म बताएं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास फिर ये जो पावर है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि जिसमें x हो ही ना, जिसमें हमें x ना नज़र आए, तो फिर हम अगर हम इस पावर को, इसी पावर को अगर 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, यानी 4 माइनस r को अगर हम 0 पुट करते हैं, तो r को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो r की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या आ गई, r की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब इसमें अगर हम 4 पुट करते हैं r की जगह सारी जगहों पे, तो t 4 + 1 5th टर्म बनती है, तो ये हमारे पास बनेगा 4c तो r की जगह स्टूडेंट्स हम 4 लिखेंगे, और नेक्स्ट x की पावर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 4 माइनस 4 0 और y की पावर 4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं t5 इज इक्वल टू, तो 4c4 x की पावर 0 हमारे पास जो है वो 1 बन गया, और y की पावर 4। अब इस टर्म को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस टर्म में हमारे पास जो है
x जो है वो नहीं है, तो दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें हमें x जो है वो नज़र नहीं आ रहा। यही सवाल स्टूडेंट्स हमें कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट्स ये अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है या कोई डिफरेंट अगर हम इससे बात करते हैं कि यही क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आ सकता है कि हमारे पास x प्लस वाई की पावर 10 है, इसमें सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट कर, सिक्स्थ करें या सेवन्थ करें, अगर हम सिक्स्थ टर्म की ही बात करते हैं तो सिक्स्थ टर्म का मतलब है कि स्टूडेंट्स हमने T6 फाइंड आउट करना है। T6 का मतलब है टर्म नंबर 6। अब स्टूडेंट्स टर्म नंबर 6, अब इस फॉर्मूला में अगर हम देखें तो फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास बनेगा TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। तो स्टूडेंट्स जब टर्म का नंबर हमें बता दिया जाता है तो तब हमारा जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। किस तरह से आसान हो जाता है? चूँकि हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो आर हम जो है वो फिर इसकी हेल्प से खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें देखें तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे 6 बनाना है, तो यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हमें पता चला कि r की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये 6 बने तो r की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें टर्म का नंबर बता दिया जाएगा तो फिर हम r भी फ़ौरन से खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो फॉर T6 वी टेक r इज इक्वल टू 5, तो r हम इसमें 5 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ r है, और n की जगह स्टूडेंट्स हम 10 पुट कर देंगे, और x हमारा ये है और ये हमारा y है। तो इस तरह से जो है वो हम इसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म पूछा जाए या कोई भी स्टूडेंट्स हमें x या y की किसी पावर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो इस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हुए, तो इससे रिलेटेड हमें बाज़ औक़ात बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम इसी की कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम दो और इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करके इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाइनोमियल टर्म के अगर हम इंडेक्स की बात करें तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इंडेक्स होगा नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो उससे एक क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अगर हमारे पास अगर बाइनोमियल है उसकी अगर हमारे पास इवन पावर है, अगर इवन पावर है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास क्या होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास पावर है 6, तो 6 को जब हम एक्सपैंड करेंगे, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो कितनी आएंगी, वो 7 आएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। अब बेसिकली हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा है मिडल टर्म से रिलेटेड, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब मिडल टर्म में स्टूडेंट्स अगर हमारे पास पावर ऑड है, अगर हमारे पास पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या आएंगी, ऑड। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास, टोटल हमारे पास हैं 7 टर्म्स, 7 टर्म्स हैं हमारे पास टोटल। इसमें अगर हम बिल्कुल मिडल टर्म की बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम हाफ टर्म्स इस तरफ छोड़ देते हैं, हाफ टर्म्स इस तरफ छोड़ देते हैं, 3 टर्म्स अपने इस तरफ छोड़ी, 3 टर्म्स इस तरफ छोड़ी, तो जो चौथी टर्म बनती है T4, टर्म नंबर 4, वो हमारे पास क्या होगी, मिडिल टर्म। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास ये जो x प्लस वाई की पावर 6 है, इसकी एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म बनती है वो फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको जो मिडिल टर्म है उस टर्म का पता होना चाहिए कि वो कौन सी बनती है। जब टर्म कौन सी बनती है तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये फॉर्मूला TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए यू कैन फाइंड द मिडिल टर्म। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो इंडेक्स है, इफ़ द इंडेक्स is even, then the number of terms are
ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जब होंगी तब मिडिल टर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगी। अब हम एक और केस डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो पावर है, जो इंडेक्स है, अगर वो हमारे पास ऑड नंबर आ गया तो फिर हम देखते हैं कि उस केस में हमारे पास पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स के बाद हम देखेंगे कि मिडिल टर्म क्या होगी। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर पावर 7 होगी तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, वो 8 बनेगी। तो अगर स्टूडेंट्स अब आपके पास पहले जो है वो इंडेक्स अगर इवन था, अब अगर ऑड है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी वो क्या होंगी, वो इवन होंगी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टर्म्स बननी है, टोटल कितनी बननी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, टोटल 8 टर्म्स बनी। अब इस केस में स्टूडेंट्स हम अगर मिडिल टर्म देखना चाहें तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हाफ टर्म्स हम एक तरफ छोड़ेंगे, हाफ टर्म्स हम दूसरी तरफ छोड़ेंगे, और सेंटर में जो चीज़ होगी वो मिडिल टर्म कहलाएंगे। अब देखते हैं कि हाफ टर्म्स इस तरफ कितनी छोड़ते हैं और इस तरफ कितनी छोड़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम हाफ टर्म्स छोड़ें तो हाफ जो है, और इस तरफ कितनी है, इस तरफ भी 4 ही है, तो इसका मतलब है 4 टर्म्स तो हम छोड़ के दरमियान में हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 3 टर्म्स इस तरफ छोड़ेंगे, फिर 3 टर्म्स ही इस तरफ छोड़ेंगे। अब दरमियान में हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स कौन कौन सी बनी, एक हमारे पास बनी 4th टर्म और एक हमारे पास क्या बनी, 5th टर्म। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास पावर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इवन, और इवन के केस में हमारे पास कितनी जो नंबर ऑफ टर्म्स है, मिडिल टर्म्स बनेंगी, वो 2 बनेंगी। अब इस चीज़ को फिर हम जनरलाइज कर लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अगर कोई बहुत बड़ी पावर आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमें x प्लस वाई की पावर कोई 100 आ गया तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है, या 101 आ गया या 500 आ गया तब हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फिर स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिखेंगे तो नहीं, फिर हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर हमारे पास जो इंडेक्स है, इफ़ द इंडेक्स इज इवन। अब स्टूडेंट्स अगर इवन इंडेक्स है, हमने यहाँ जैसे देखा, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो एक ही मिडिल टर्म बनेगी। तो तब मिडिल टर्म क्या होगी, इफ द इंडेक्स इज इवन देन n प्लस 2 ओवर 2th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो फिर ये जो है वो क्या होगी, वो मिडिल टर्म होगी। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमारे पास x प्लस वाई की पावर 6 था, और ये तो हमने करके भी देख लिया कि इसकी चौथी टर्म बनती है मिडिल टर्म। अब इस फॉर्मूला के ज़रिए से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास n जो है वो हमारे पास 6 है, तो इस 6 को यहाँ पे पुट करते हैं, 6 प्लस 2 ओवर 2, तो ये हमारे पास बनेगा 8 ओवर 2, तो ये हमारे पास बना 4th टर्म यानी T4। तो ये स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास 4th टर्म ही मिडिल टर्म है। इसी तरह से स्टूडेंट्स MCQs में अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास x प्लस वाई की पावर 100 है तो इसकी मिडिल टर्म बताएं। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने पहले देखना है कि पावर आपकी इवन होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए तो पावर इवन ही है, तो n प्लस 2 ओवर 2 फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास 100 प्लस 2 ओवर 2, तो ये क्या बनता है जी, 100 प्लस 2 102 ओवर 2, और इनको स्टूडेंट्स हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के पे हमें बनता है 51, यानी 51st टर्म जो है वो हमारी क्या है, वो मिडिल टर्म होगी इस क्वेश्चन के लिए। अब दूसरा केस ये हमारा था कि अगर हमारे पास इंडेक्स जो है वो इवन है। अब दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास यही इंडेक्स अगर ऑड आता है, इफ़ इंडेक्स यानी जो n है इज़ ऑड
यहाँ पे हमने देखा कि अगर ऑड है तो फिर दो मिडिल टर्म्स बनेंगी, ऑड देन n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2 terms are the middle terms। तो ये स्टूडेंट्स फिर हमारे पास एक ये और एक ये जो है वो मिडिल टर्म होगी अगर हमारे पास जो इंडेक्स है वो ऑड आता है। अगर यहीं पे स्टूडेंट्स हम देख लें, अगर हम यहाँ पे देखें 7 अगर पुट करते हैं तो 7 प्लस 1 हमारे पास 8/2 4, तो एक तो फोर्थ टर्म बनी और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ टर्म बनती है। यहाँ इनकी जगह अगर हम 7 पुट करें 7 प्लस 3 10, 10/2 फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम और उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अपने अगले लेक्चर में भी बाइनोमियल को ही कंटिन्यू रखेंगे और इसकी फर्दर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और हम पास्कल्स ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर नंबर 8 के जो है वो कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है कि इज़ 5 raised to the power n minus 2 power n is divisible by 3। कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स चूँकि हम मैथमेटिकल इंडक्शन वाला हमारे पास चैप्टर है तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको चेक करने के लिए कि वाकई में ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम n की जगह 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 5 पावर 1 माइनस 2 पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 जो है वो 3 के इक्वल आएगा। और अगर हम इस नंबर को देखें तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो n की जगह 2 पुट करें तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 माइनस, और नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 की पावर 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 25 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 21। तो 21 अगर हम देखें तो 21 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट नंबर के लिए भी इसको चेक करते हैं 3 या 4 के लिए भी, तो उसके लिए भी ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू होती है। तो इसका मतलब है कि 5 पावर n माइनस 2 पावर n जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि हमारे इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो यस होगा कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और इससे रिलेटेड मोस्टली जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ 1 + 2x पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक बाइनोमियल सीरीज़ का एक्सप्रेशन है 1 + 2x की पावर 1/2। तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो कन्वर्जेंस के लिए कंडीशन है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो x है, x पे क्या कंडीशन है कि जो मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स तो अब हम स्टूडेंट्स इस फार्मूला की हेल्प से जो है वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये लेक्चर में हमने डिस्कस किया है 2x मॉड लेस देन 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड x इज़ लेस देन 1/2। 2 को हमने वहाँ दूसरी साइड पे शिफ्ट किया है। तो फर्दर जब मॉड ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x इज़ ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन पॉजिटिव 1/2। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो है x इज़ ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन पॉजिटिव 1/2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर 3 पे जो एमसीक्यूज़ है, फाइंड द कंडीशन ऑन n पे हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है फॉर विच n² ग्रेटर देन n+3। कि n पर स्टूडेंट्स क्या कंडीशन होगी, n की वो कौन सी वैल्यू या वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए स्टूडेंट्स n² जो है वो ग्रेटर होगा n+3 से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करते हैं।
सबसे पहले हम इसको जो है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं दोनों तरफ तो ये हमारे पास बनेगा 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस 3, तो ये हमारे पास बनेगा 1 इज़ ग्रेटर देन 4 विच इज़ रॉन्ग। तो इसका मतलब है कि 1 के लिए तो ये ट्रू नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, n की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगा 2 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ अगर हम देखें ग्रेटर देन 2 प्लस 3 तो ये हमारे पास बनेगा 4, 2 स्क्वायर 4 बनेगा ग्रेटर देन 5 विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग कि 4 जो है वो 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारी जो है वो 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर और ग्रेटर देन 3 प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है 9, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 इज़ ग्रेटर देन 3 प्लस 3 हमारे पास बनेगा 6। अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसी तरह से n इज इक्वल टू स्टूडेंट्स अगर हम 4 के लिए देखते हैं, n इज इक्वल टू 4 के लिए अगर हम इसको चेक करते हैं तो n इज इक्वल टू 4 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 4 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 16, 16 इज़ ग्रेटर देन 4 प्लस 3 7, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने चूँकि n पे कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो स्टूडेंट्स हमारी फिर जो n पे कंडीशन किस नंबर से ये ट्रू होना शुरू हुआ, 3 से ऑनवर्ड्स वैल्यू के लिए, तो फिर इस पर्टिकुलर MCQs का स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, यानी 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए जो है वो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो MCQs है, MCQs नंबर 4, NC0, NC1, NC2, NC3 और NCN आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, देयर सम इज़। स्टूडेंट्स चूँकि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं लेक्चर में भी कि हमारे पास ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम है वो 2 की पावर n के इक्वल होता है। तो इस MCQs का जो हमारे पास आंसर है राइट वो है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n से जो है वो हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो है वो सम फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है वो 2 रेज़ टू द पावर n के इक्वल है। नेक्स्ट अगर हम नंबर 5 को देखें, नंबर 5 हमारे पास है द नंबर ऑफ टर्म्स इन, तो ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, x प्लस वाई की पावर 5 प्लस x माइनस वाई की पावर 5। तो जब हमने स्टूडेंट्स टॉपिक को डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास ये पावर ऑड है, इफ़ द पावर इज़ ऑड, तो फिर स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है n प्लस 1 ओवर 2। किस केस में? जब पावर ऑड होगी। तो अब चूँकि पावर ऑड है तो n हमारे पास क्या है, इसमें 5 है, तो 5 अगर हम पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 5 प्लस 1 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 6 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स इसको लंबा चौड़ा जो है वो फार्मूलाज की हेल्प से एक्सपैंड करने के बजाय हम फ़ौरन से इस फार्मूला को यूज़ करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम छठे MCQs को डिस्कस करते हैं। MCQs नंबर 6 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें भी हमने टर्म्स बतानी है कि कितनी होंगी, x प्लस वाई की पावर 10 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 10। तो अब स्टूडेंट्स अगर तो आपने जो पूरा लेक्चर है वो अच्छे से सुना होगा, इन टेक्निक्स को याद रखा होगा, तो फिर ही स्टूडेंट्स आप इस तरह के MCQs को, जो टेक्निकल MCQs हैं उनको शॉर्ट वेज में कर सकेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम देखें तो हमारे पास चूँकि पावर इवन है, तो इवन के केस में स्टूडेंट्स फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है हम जानते हैं कि वो हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n/2 से। तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम n देखें तो n हमारा यहाँ पे जो है वो n हमारे पास यहाँ पे है 10। इस फार्मूला की हेल्प से अगर हम देखें
तो 10/2 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस MCQs का जो आंसर है वो होगा 5, कि इस एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो 5 होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 7वां MCQs, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x पावर 6। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फ़ौरन से स्टूडेंट्स जो लेक्चर है उसकी तरफ आपका माइंड जाना चाहिए कि अगर हमारे पास पावर 6 है तो हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होगी, 7 होगी, टोटल 7 टर्म्स होंगी। अब मिडिल टर्म की अगर हम बात करें, 3 टर्म्स अगर हम एक तरफ छोड़ें, 3 टर्म्स अगर हम एक तरफ छोड़ें तो स्टूडेंट्स हमारे पास उनके सेंटर में जो टर्म है वो मिडिल टर्म आएगी। अब अगर मैं बताता चलूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 टोटल टर्म्स बननी है स्टूडेंट्स। 3 टर्म्स हम इस तरफ से छोड़ देंगे, 3 टर्म्स इस तरफ से, तो चौथी टर्म हमारी जो है वो मिडिल टर्म होगी। अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है TR+1 इज इक्वल टू NCR A की पावर n-r और b, या हम इसकी जगह x भी लिख सकते हैं, b की पावर r। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास जो a है वो 3 है, और इसी तरह से b की वैल्यू हमारे पास -2x है, और n की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है वो 6 है। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमने चौथी टर्म फाइंड आउट करनी है, तो चौथी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम r जो है वो यहाँ पे इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हम r की जगह क्या पुट करेंगे, 3। तो r हमारा 3 है, और a स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू हमारे पास है -2x, और n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 6। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो फोर्थ टर्म हमारे r3 है, 3 + 1 4 फोर्थ टर्म, तो ये हमारे पास बनेगा 6c, r हमारे पास है 3, a की पावर n-r, a हमारे पास है स्टूडेंट्स 3 की पावर n हमारे पास है 6 माइनस, और r हमारे पास है स्टूडेंट्स 3, और इसी तरह से b की पावर विच इज़ -2x, और इसकी पावर भी हमारे पास r है विच इज़ 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 6 - 3 हम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3, तो ये हमारे पास इसका जो है वो राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम इजीली जो है वो मिडिल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट MCQs है, फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ x + y की पावर 6। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमने इसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला पढ़ा था कि जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स का जो सम है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो 2 की पावर n है। यहाँ पे अगर हम n देखें तो वो हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फॉर्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो आंसर है वो 64 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है 64। तो ये तो स्टूडेंट्स थे चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। तो इससे रिलेटेड आपको भी किसी किस्म के MCQs की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप लाजमी पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किया। फर्स्ट नंबर पे मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे रिलेटेड हमने देखा कि हमें किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर हमने इंडक्शन से ही रिलेटेड जो एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन था उसको डिस्कस किया, और फिर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि बाइनोमियल थ्योरम क्या हुआ, और बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स फिर भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी पूछिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।